Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is lecture number 19 and we are going to discuss domain 14 जो कि है related technologies. ये domain 14 last domain है CCSK का. So this will be the last lecture, no, second last lecture. एक lecture और है इसके बाद जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको CCSK की तैयारी कैसे करनी चाहिए डिटेल में. ये लास्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में. बहुत छोटा सा डोमेन है. अगर आप कहें तो जो असल डोमेन है वो 1 to 12 है. 13 एंड 14 में कुछ खास है नहीं. आप इसको रिलेटेड टेक्नोलॉजीज कह लीजिए या कई बार इसको आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज भी कह सकते हैं. ये जो टेक्नोलॉजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनका बहुत हद तक लेना देना जो है वो क्लाउड से है. मतलब क्लाउड ने इनकी बड़ी मदद की है. आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड की वजह कर इनकी जो तरक्की जो हुई है या इन जो टेक्नोलॉजीज की में जो एडवांसमेंट आया है उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो क्लाउड है. पहला जो है वो है बिग डेटा, दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद है मोबाइल डिवाइसेस, उसके बाद है सर्वरलेस कंप्यूटिंग. सबसे पहले हम देखते हैं बिग डेटा. बिग डेटा है क्या? अगर आप बात करेंगे बिग डेटा की तो बिग डेटा जो है वो एक देखिए पहले क्या होता था. पहले हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा की बात हम क्या करते थे, जो कि हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात जब हम करते हैं, जब SQL, MySQL, ये जो डेटाबेसेस होते थे पहले पहले जब हम आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले आप चले जाएं, जहाँ पर डेटा जो है वो हम टेबल के फॉर्म में रखा करते थे. उसके बाद से सोशल मीडिया आया और बहुत सारी चीज़ें. अब जो ये डिजिटलाइजेशन का ज़माना आया, इसने एक नई नीड पैदा कर दी जहाँ डेटा को आप सिर्फ और सिर्फ टेबल के फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं. जो पहले जो डेटा होता था वो होता था स्ट्रक्चर डेटा. अब जो डेटा है उसमें बहुत बड़ा जो एक नंबर है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का. जैसे आप बात कर लें फेसबुक की. फेसबुक पे आप कोई पोस्ट लिखते हैं, उस पोस्ट पे कोई कमेंट लिखता है, या आप किसी पोस्ट को फोटो के जरिए पोस्ट करते हैं, उस पर कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो उस डेटा को आप कैसे एक क्या बोलते हैं एक टेबल फॉर्म में उसको आप अरेंज करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है. तो एक नए डेटा की ज़रूरत महसूस हुई और वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली. So big data is a combination of structured, semi-structured and unstructured data. So big data में सिर्फ structured data नहीं है जो जैसा कि पहले हुआ करता था. अब क्या है, structured, semi-structured और unstructured data का जो collection है वो ही कहलाता है big data. और होता क्या है, इन स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन का माइन. एक तरीके से आप डेटा माइनिंग करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन उन डेटा में माइन करके उस डेटा को उस पर मशीन लर्निंग अप्लाई करके और अदर टेक्नोलॉजी लाइक प्रेडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह, एडवांस एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके उस डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो बिग डेटा के बारे में एक बहुत ही कॉमन ये है, एक बहुत ही कॉमन क्या बोलते हैं उसको, उसकी खासियत है वो है द 3V. पहला है हाई वॉल्यूम. बिग डेटा का मतलब है कि इसका डेटा का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत हाई होगा. पहले हम डेटा कैसे सेव किया करते थे? जीबीज में, 10 GB, 15 GB, 50 GB, 100 GB. अब जो डेटा है वो सेव हो रहा है, या जो डेटा है उसको सेव करने के लिए टेराबाइट, पेटाबाइट जैसे स्टोरेज की जरूरत पड़ गई है. सो हाई वॉल्यूम डेटा यानी लार्ज सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स. हाई वेलोसिटी यानी कि बहुत तेज जनरेशन हो रहा है, डेटा भी बहुत ज्यादा है और उसका जनरेशन भी बहुत फास्ट है, यानी डेटा बहुत तेजी से जनरेट हो रहा है. जैसे अगर आप बात करेंगे डिजिटलाइजेशन की वजह कर, सपोज कर लीजिए आप ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे हैं. ऑनलाइन पेमेंट में आज की डेट में कितने पेमेंट्स हो रहे हैं? ऑनलाइन पेमेंट दिन भर में आप जितनी जगह भी जाते हैं मार्केट के लिए, या आपने स्कैन किया और आपने पेमेंट किया, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कितना ज्यादा है, उसका नंबर कितना हाई है. आप ऑनलाइन स्टोर्स की बात कर लें, जैसे अमेजोन की बात कर लें, फ्लिपकार्ट की बात कर लें, आप वॉलमार्ट की बात कर लें. जब आप ऑनलाइन जब आप ऑर्डर
प्लेस करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो उसमें एक बहुत हाई वॉल्यूम का डेटा जनरेट होता है। आपके क्या बोलते हैं, आपके आइटम्स सेलेक्ट करने से लेकर आइटम के ऐड करने, चेकआउट से लेकर पेमेंट से लेकर वो सारा इन्फॉर्मेशन होता है। आपका पेमेंट का रेफरेंस नंबर, आपका जो है, आपकी जो आइटम्स है उनका नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है इन सब एक्टिविटीज़ में। ये जो डिजिटलाइजेशन का जो ज़माना है आया है ना, उसने डेटा के जनरेशन बहुत फास्ट कर दिया है। उसके अलावा जो तीसरा वी है वो है वैरायटी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ये तीन तरह के डेटा है। पहले डेटा का जो वॉल्यूम साइज भी कम हुआ करता था, जनरेशन इतना फास्ट नहीं था जितना फास्ट आज की डेट में है, और पहले मैक्सिमम हम जो है स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही काम किया करते थे। उसके बाद अब हम सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हैं। तो बिग डेटा में होता क्या है कि आपने एक डेटा का लेक तैयार कर लिया, बहुत सारा डेटा डंप कर लिया, फिर उस डेटा को आप माइनिंग करते हैं, उस डेटा को आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स हैं। आप एनालिटिक्स का टूल इस्तेमाल करते हैं, आप उन डेटा को डिफरेंट शक्ल में आप चेंज करते हैं, मतलब उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और फिर आप जो है क्या बोलते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि बिग डाटा जो है, आपका आपका जो मार्केटिंग जो है, अपने बिग डाटा के इस पर आप अपना मार्केटिंग प्लान कर सकते हैं। यानी कि बिग डाटा से के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आप, जैसे अमेजोन है, अमेजोन ने बहुत सारा डेटा मतलब इकट्ठा किया है, तो अमेजोन को पता चल जाता है पहले से कि इस महीने में लोग इस चीज़ की ज़्यादा ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए कपड़े का टाइम है, ईद का टाइम है, और उसकी ईद के अलावा और अलग अलग वक्त है, जाड़े का टाइम है, गर्मी का टाइम है, उस वक्त लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, कैसा पैटर्न है उनका, वो सब अमेज़न को पता होता है। अमेज़न का जो डाटा है, उस डाटा से वो पैटर्न पता कर सकता है। किस जगह के लोग, किस जगह अमेज़न इंडिया में कौन सा सामान ज़्यादा बेचता है, अमेज़न इंग्लैंड में कौन सा सामान ज़्यादा बेचता है, अमेज़न यूएस में कौन सा सामान ज़्यादा बेचता है, वो इन सब का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट अंदाज़ा वो अपने इन्वेंट्री का क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री का इंतज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर लीजिए, इंडिया में एक फूड ऐप है, फूड ऑर्डर ऐप। जब आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना होता है, तो एक ऐप है ज़ोमैटो। अब ज़ोमैटो से लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर ऑर्डर कर रहे हैं खाना। कोई बिरयानी ऑर्डर कर रहा है कि भाई फलां होटल से बिरयानी मुझे भेज दो, किसी ने हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर किया, किसी ने कोलकाता बिरयानी ऑर्डर किया, किसी ने कोई और बिरयानी ऑर्डर किया। तो अब जो डेटा है ना ज़ोमैटो के पास, अ, कि भाई आज के दिन में इतने लोगों ने बिरयानी ऑर्डर किया, या वो उस डेटा से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है कि दिन भर में कितनी खपत है बिरयानी की, मतलब बिरयानी कितना वो बेच पा रहे हैं, लोग कितना बिरयानी खरीद रहे हैं एक शहर में, और कौन सा बंदा, या और कितने लोग, आप कह सकते हैं कितने लोग किस तरह की बिरयानी खरीद रहे हैं, कितने लोग, सपोज कर लीजिए कि जोमेटो ने जो सेल किया है, उस नंबर से वो ये निकाल सकता है कि भाई दिन भर में 1 लाख लोगों ने बिरयानी खरीदी, उनमें से 1 लाख लोगों में से जो 70% है वो हैदराबादी बिरयानी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 70% ऑर्डर थे वो हैदराबादी बिरयानी के ऑर्डर थे। तो इस तरीके से आप उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उससे हासिल कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख लीजिए, आपकी कुछ बिग डेटा, जैसे कि हॉट क्लाउड एरा का हॉटन वर्क्स है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे हडूप है, ये सब बिग डेटा सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में। इसके अलावा और बहुत 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 कुछ है। आप अमेजोन के पास चले जाइए, आप एज्योर के पास चले जाइए, सबके पास अपना अपना बिग डेटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट है। और बिग डेटा जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर मुनहसर नहीं है, आप कई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ एनालिटिक्स भी लगाते हैं, जैसे टैबल्यू हो गया, और उसके अलावा टैबल्यू के अलावा पावर बीआई है। इस तरह के बहुत सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिनका इस्तेमाल करके आप वो जो बिग डेटा है, जो आपका डेटा का जो एक भंडार है आपके पास, डेटा का जो एक जखीरा है आपके पास, उसको आप फिर मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग की जब हम बात करेंगे ना, तो आपको इंटरनेट तो समझ में आ रहा है, ऑफ थिंग से क्या मतलब है? तो इंटरनेट हम सब जानते ही हैं। तो इंटरनेट के थ्रू आपने देखा दुनिया कैसे आपस में जुड़ गई है। पहले हम लोग कनेक्टेड नहीं हुआ करते थे, आजकल कितना आसान है कनेक्ट होना। वाईफाई, आप इंटरनेट के थ्रू, आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू
अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, बहुत महदूद सी हो गई है। आप किसी से कनेक्ट करना चाहें अमेरिका में, किसी से कनेक्ट करना चाहें कनाडा में, आप फौरन पल भर में कनेक्ट कर लेते हैं, आप वीडियो कॉल पे आ जाते हैं, आप ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि दुनिया इंटरनेट से किस तरीके से कनेक्टेड हो गई। इंटरनेट के थ्रू जब दुनिया कंप्यूटर से जुड़ गई, कंप्यूटर के थ्रू आपस में जुड़ गई, फिर इंसान ने सोचा कि क्यों ना हम अपने आसपास के सामान को भी जोड़ें इंटरनेट से, और फिर कंसेप्ट आया आईओटी का। थिंग्स से मुराद यहाँ है स्मार्ट डिवाइसेस। इन स्मार्ट डिवाइसेस में सेंसर्स होते हैं और कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी होती है। देखिए, ये 4 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी आईओटी इकोसिस्टम के। पहला है सेंसर डिवाइसेस, दूसरा है कनेक्टिविटी, तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग और चौथा है इंटरफेस। सेंसर ये डिवाइस जो है ना, सेंसर जो होता है ना, या जो डिवाइस होता है, ये इन्वायरमेंट से इनपुट लेकर उसको डेटा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे सकता है। इन्वायरमेंट से इनपुट का मतलब हुआ जैसे टेम्परेचर, लाइट, साउंड, मोशन सेंसर, प्रेशर, स्मोक, वाइब्रेशन, ये सब जो है, ये सब डिटेक्ट करके, ये सब मतलब एक इनपुट के तौर पर दे सकता है अपने स्टोरेज, मतलब आपका जो एक तरीके से डेटा में कन्वर्ट किया, और फिर उसको वो वो दे सकता है आपकी जो भी आपका मतलब डेटा प्रोसेसिंग का सिस्टम है, जैसे आपका क्लाउड है, आपके क्लाउड पे, यहाँ से आप क्लाउड पे भेज सकता है, वहां से फिर आप उसको फर्दर उस पर काम कर सकते हैं। बात आती है कनेक्टिविटी की। नेक्स्ट, कनेक्टिविटी से यहाँ मुराद है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वायरलेस टेक्नोलॉजी, एनएफसी। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं इन डिवाइसेस को, और उसके बाद वहां से फिर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग कनेक्टिविटी के बाद। तो आफ्टर रीचिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपका डिवाइस सेंसर जो है, सेंसर जो डिवाइस है, उस सेंसर ने डेटा का इनपुट लिया एनवायरनमेंट से, उठा के कनेक्टिविटी के थ्रू, यानी कि या तो वायरलेस के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या एनएफसी के थ्रू, आपका जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई थिंक उसको फॉग कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को देते हैं। तो आफ्टर रीचिंग द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, द डेटा हैज टू बी एनालाइज्ड। वो जो डेटा आपका गया, उसको एनालाइज कर सकते हैं आप, है ना, सो दैट द राइट एक्शन कैन बी टेकन। उसके बाद आपका डेटा आया आपकी क्लाउड में, क्लाउड्स के आपके जो क्लाउड के नोड्स हैं उस पे गया आपका डेटा सेंसर के थ्रू। उसके बाद आपका यूजर इंटरफेस आता है। यूजर इंटरफेस जो है, ये है लास्ट स्टेप। आप यूजर इज नोटिफाइड अबाउट द एक्शन विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के थ्रू आप जो है अलर्ट कर सकते हैं, और फिर आप, यानी कि यूजर इंटरफेस के तौर पर आप देखेंगे तो मोबाइल को भी, मोबाइल ऐप को भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास अ, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, खेती में या ज़राअत में, तो वहाँ कैसे कर सकते हैं आप। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा आपकी आपकी खेती है, किसी सब्जी की, आप सब्जी की या वेजिटेबल की आप खेती कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आप जब जानते हैं कि जब हम खेती कर रहे होते हैं, जब हम ज़राअत कर रहे होते हैं, तो पौधों को, पेड़ को, और जो सब्जियां हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है। पानी की जो मकदार है वो ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी होनी नहीं चाहिए, जितना एडिक्यूट है उतना पानी चाहिए आपको। अब आप उसकी बैठ के मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। अब पहले का ज़माना नहीं रहा कि आप छोटे-छोटे खेत हैं, आप अपने खेतों में पानी डाल दिए। अब अगर आप इसको बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे आईओटी का इस्तेमाल करके आप इसको आसान कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक नमी, मिट्टी की में जो नमी होती है ना, नमी के लिए आप एक सेंसर लगा सकते हैं मिट्टी में, कि अगर अगर आपकी जो जमीन में जो नमी कम हो रही है, वो सूख रही है, तो वो सेंसर उसको सेंस कर लेगा कि भाई नमी का जो पैरामीटर है ये इतना हो गया है, यानी कि अब मुझे पानी की जरूरत है, अब इस खेत को, अब इस जमीन को पानी की जरूरत है। तो आप उस सेंसर के थ्रू वो डेटा जाएगा, वो अलर्ट के तौर पे कहाँ जाएगा। हो सकता है कि आप उसको चाहे तो अपने मोबाइल पे मंगा ले, वो आप उसको आपके उस सेंसर को आप कनेक्ट कर देते हैं, मतलब जो भी कनेक्टिविटी का जो भी तरीका हो, वायरलेस हो या इंटरनेट के थ्रू हो, या जो भी हमने अभी प्रोटोकॉल्स की बात करी है, एनएफसी हो या ब्लूटूथ हो, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ गई आपके मोबाइल ऐप पर। अब आपने देखा, अच्छा जी मुझे पानी, तो आप गए और आपने पानी का जो आपने बना रखा है, सिस्टम बना रखा है, जिसके थ्रू पानी को पहुंचाया जाएगा खेतों में, वो बटन आपने ऑन कर दिया, और आपका पानी जो है, जो ज़रूरत के मुताबिक जितना पानी चाहिए था, आपको चला गया। अब जब आपने पानी डाला और नमी ज़्यादा हो गई, तो फिर उसको वो जो सेंसर है उसने सेंस कर लिया कि अच्छा अच्छा, अब तो पानी ज़्यादा हो गया है, तो उसने आपको इन्फॉर्म किया, या मतलब पानी जो है वो
उस लेवल पर जो जिस लेवल पर चाहिए था उस लेवल पर हासिल हो गया है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। ऐप पे एक अलर्ट आ गया, आपने जाके पानी बंद कर दिया। इसको आप फर्दर ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपका जो वाटरिंग सिस्टम है उससे, कि अपने आप जैसे ही नमी का लेवल या इस लेवल पे जाए, वो अपने आप आपका स्विच ऑन कर दे पानी के लिए, और जब नमी का लेवल इस लेवल को पहुंच जाए तो पानी का स्विच ऑफ कर दे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेजिनरी चीज़ें हैं, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया में, आपको सोचना पड़ेगा। आप जब सोचेंगे तो इस तरह के एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं। जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत चर्चा में है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम। अब अगर आप सोचेंगे ये स्मार्ट होम का, तो स्मार्ट होम में क्या है? स्मार्ट होम में समझ लीजिए आपका गीजर है, आपका रूम का टेम्परेचर है। तो सपोज कर लीजिए आप ऑफिस निकल रहे हैं, आपने अपना एसी ऑफ करके रखा हुआ है, और अब आप घर पर जब चाहते हैं कि जब मैं घर पहुंचूं तो आपका रूम जो है वो ठंडा हो, मतलब कूल हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, उमस हो रही है, आप गए, आपने ऑन किया, फिर 15 मिनट 20 मिनट लगे एसी ऑन होने में। तो आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं घर पहुंचूं, या मैं मेरे घर पहुंचने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, मान लीजिए घर पे कोई नहीं है, और फौरन अपने आप एसी ऑन हो जाए। तो इस तरह का एक एप्लीकेशन हो सकता है जहां एसी में एक सेंसर लगा दिया जाए, और उसको आप किसी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर लें। सपोज कीजिए आप ऑफिस से निकल रहे हैं वापस ऑफिस घर के लिए, आप अपनी कार में बैठे, आपने कार से उसको अपना एसी जो है घर घर का ऑन कर दिया। आपको 10 मिनट लगेंगे ऑफिस से घर पहुंचने में, जब तक आप घर पहुंचेंगे आपका एसी ऑन हो चुका है, आपका जो घर है, आपका रूम जो है कूल हो चुका है। ठीक है। उसी तरीके से गीजर में भी सेंसर लगा लगा सकते हैं। मतलब ये एप्लीकेशन हैं, इस तरह के एप्लीकेशन आ सकते हैं। आपकी लाइटिंग का जो सिस्टम है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं आईओटी के थ्रू। स्मार्ट सिटीज में जो लाइट होंगी वो स्मार्ट स्विचेस पे डिपेंडेंट होती हैं। सपोज कर लीजिए कि आज के डेट में कैसा होता है, जो आपकी स्ट्रीट लाइट लाइट होती है वो जनरली शाम को ही ऑन होती है जब अंधेरा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दिन का वक्त है, और बहुत मतलब आंधी आ गई, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, बादल काले बादल आ गए, और विजिबिलिटी कम हो गई। उस वक्त अगर आप ऑन करना चाहें तो आपके लिए एक मैनुअल टास्क है, आपको जाके जो भी है वो ऑन करना होगा। मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो आपके मोहल्ले की लाइट्स हैं वो आपको ऑन करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर अगर आप जरा सोचें, आप ख्याल करें कि अगर इसकी जगह स्मार्ट लाइट्स हों या स्मार्ट स्विचेस हों, जहां पर वो उसमें एक सेंसर लगा हो जो इन्वायरमेंट का की जो विजिबिलिटी है, जो रोशनी है, उसको पहचान जाए और अपने हिसाब से वो ऑन कर ले। कि मान लीजिए कि आंधी आंधी आई है और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है, तो उसने सेंस कर लिया सेंसर ने कि बिल्कुल अंधेरा हो गया है, मुझे लाइट ऑन कर देनी चाहिए। उसने लाइट ऑन कर दी। तो दिन के वक्त में भी जब अंधेरा हो चुका है आपकी लाइट ऑन है, और फिर जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, आंधी चली गई, बारिश हो गई, माहौल शांत हो गया, और रोशनी हुई फिर से या धूप निकली, वो अपने आप फिर उसको सेंस कर ले और वो स्विच ऑफ कर ले। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, और हो भी रहे हैं। इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो वो पॉसिबल हुए हैं, और उनका पॉसिबल होने में एक बहुत बड़ा हाथ है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्योंकि ये जो सेंसर डिवाइसेस जो हैं, ये जो डेटा भेजते हैं वो कहाँ भेजेंगे? वो आपके ऑन प्रेम में नहीं भेजेंगे। ये इस तरीके का क्लाउड, जनरली हम क्लाउड पे छोटे छोटे आपके इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पे वो डेटा जा रहा होता है आपके एप्लीकेशंस पे, और फिर वहां से आप उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको फॉग, आई थिंक फॉग कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगला क्या है, यानी कि बेसिकली फॉग कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद है सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्या होता है? सर्वरलेस कंप्यूटिंग इज एन एग्जीक्यूशन मॉडल ऑफ व्हाट? Model of cloud. It gives user developers the ability to build and run applications and services without thinking about server. Serverless computing method है किस चीज का? प्रोवाइड द बैक एंड सर्विस ऑन एंड ऑन, मतलब एज यूज बेसिस, मतलब जैसे आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं होता है कि सर्वरलेस में सर्वर नहीं होता है। ठीक है, पीछे सर्वर होता है। इसमें करना क्या होता है, सर्वरलेस में क्या होता है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, वो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कोड लिखिए, और उस कोड के थ्रू पीछे से इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय हो जाएगा। यानी कि आपको यू डू नॉट नीड टू गो टू फाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन डिप्लॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर, आप करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कोड लिखिए, और कोड लिख के आपने रन किया कोड को, और पीछे जो भी उस कोड को रन करने के लिए पीछे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो अपने आप उसकी प्रोविजनिंग होगी। आपको उतना ही पे करना होगा
जितना आपने एग्जीक्यूट किया है, जितना डेटा की प्रोसेसिंग हुई है, आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। आपको पूरा मतलब कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, फ्रंट कॉस्ट कि आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है और उसकी पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कहने के लिए सर्वरलेस है, नाम जो है सर्वरलेस, लेकिन जो है पीछे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो बेसिकली वो उसको डिप्लॉय करते हैं या उसको बिल्ड करता है कौन, आपका सर्विस प्रोवाइडर, बेस्ड ऑन योर कोड। वो आपको कोड लिखने का एक इन्वायरमेंट देता है और एक तरह का प्लेटफॉर्म देता है जहां आप कोड अपना रन करते हैं, और पीछे जो भी उससे उसको रन करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो अपने आप बिल्ड हो जाती है। जैसे AWS में आपका AWS लैम्बडा है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड की शक्ल में या सर्वरलेस कंप्यूटिंग की शक्ल में, सॉरी के एग्जीक्यूशन में AWS लैम्बडा का सेम वैसे ही है। AWS की जगह एज्योर में फंक्शन है, वो सेम काम करता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा गूगल क्लाउड का फंक्शन, ये भी एक सर्विस है गूगल क्लाउड की, जो सर्वरलेस कंप्यूटिंग के इस्तेमाल में के मतलब जब उसका इस्तेमाल होता है तो ये पीछे में आता है। इस तरह सिर्फ यही नहीं है, ये 3 ही सर्विसेज नहीं है, AWS के पास भी और भी बहुत सारी सर्वरलेस सर्विसेज हैं, सर्वरलेस आर्किटेक्चर बेस्ड सर्विसेज हैं। एज्योर के पास भी बहुत सारी सर्वरलेस आर्किटेक्चर बेस्ड क्या बोलते हैं उसको, सर्विसेज हैं। तो आप उनका इस्तेमाल करके सर्वरलेस कंप्यूटिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा और तो कुछ है नहीं। उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग है, सॉरी मोबाइल डिवाइसेज़ है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। मोबाइल डिवाइस बज रहा है, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ये तीनों मैंने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा मोबाइल डिवाइसेज़ है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं मोबाइल डिवाइसेज़ का बहुत बड़ा हाथ है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल डिवाइस की वजह कर ही ये सारी चीज़ें आसान हो सकी। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या जो भी ये बिग डेटा है या सर्विलेंस कंप्यूटिंग है, इनका बहुत बड़ा हाथ है मोबाइल डिवाइस या मोबाइल कंप्यूटिंग के ज़माने में, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। वी हैव कंप्लीटेड ऑल 14 लेक्चर्स। सो good luck to all of you. Please go through this lecture, all 14 lectures, जब आप अपने CCSK की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।